हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 27 मार्च को हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिक्वेस्टेड भी है और इंटरेस्टिंग भी। वो कैसे, वो आगे पता चलेगा। टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, यूपीएससी एसे प्रिपरेशन, राइट। ये जो पेपर है वो 250 मार्क्स का आता है। मतलब इसमें दो ऐसे लिखने होते हैं, वन एक सेक्शन से और सेकंड दूसरा सेक्शन से। और टोटल जो मार्क्स हैं वो 125 मार्क्स ईच के हिसाब से डिवाइड होते हैं। इसके 125 और इसके 125, ठीक है। शब्द लिखने होते हैं 1000 शब्दों से लेकर के 1200 शब्दों का एक दो ऐसे लिखने होते हैं ईच, और उस हिसाब से मार्क्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा स्टैट्स कहते हैं कि 75 प्लस मार्क्स आप इसमें ले आए तो क्वालिफाई होने के चांस रहते हैं, ठीक है। ये पक्का पक्का स्टैट नहीं है, ऐसा गूगल बताता है और स्टडीज बताती है। मतलब देखा जाए तो आपको 125 मार्क्स का एक ऐसे लिखना है और दूसरा भी 125 मार्क्स का लिखना है। 250 नंबर टोटल है, ये 250 मार्क्स टोटल, और दो ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। उसी स्टडी को हम आज समझेंगे कि एक्चुअली किस तरह के एसेस पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को निकाला है और उन सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को ही हम डिस्कस करेंगे। कैसा लिखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर हम उन सारे डेटा को यूज करके एक अच्छा ऐसे ना लिख पाए तो फिर आईएएस बनने का मतलब मेरे हिसाब से वर्थलेस हो जाता है, क्योंकि ऐसे की कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे लिखने की जो मेथड है, कैसे ऐसे लिखा जाए, एक निबंध कैसे अच्छा लिखा जाए, वो मेथड सीखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरी आज तक की लर्निंग रही है लोगों को समझाने का, जो बच्चे हैं लोग का मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट्स की तैयारी करते हैं, उनमें भी एसेज आते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप एडिटोरियल को पढ़ें, एडिटोरियल जो होते हैं उनको पढ़ें, और उसके साथ ही साथ उस तरह के एडिटोरियल जरूर पढ़ें जो आपके टॉपिक से जुड़े हुए नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं द स्पीकिंग ट्री करके एक एडिटोरियल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, संडे संडे आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो वो एडिटोरियल मैं हमेशा इससे पढ़ती हूँ खुद के ग्रोथ के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए ऑफकोर्स, और साथ ही साथ मुझको एक इंसाइट भी देता है अपनी लाइफ से दूसरे एस्पेक्ट को देखने का, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स हर न्यूज़पेपर में स्पेशली संडेज को दिए होते हैं या किसी स्पेसिफिक दिन आते हैं। तो कोशिश करिए आप ऐसे कुछ आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ें जो आपकी नॉलेज को एनहांस करे, एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको दिखाए लाइफ को देखने का। और कहीं ना कहीं ये सारे आर्टिकल्स आपको हेल्प करते हैं ऐसे लिखने में, अच्छा ऐसे लिखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस जो ये कहानी आप देख रहे हैं नारद मुनि बलिया भील की, ये कहानी हम बाद में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि क्या तरीका हो सकता है लाइफ को समझने का और एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझने का कि क्वेश्चंस कैसे लिखे जाने चाहिए, ठीक है। और स्पेशली ऐसे के लिए हम आज बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सवाल बन कैसे रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे बन रहे हैं पिछले 3 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 8 टॉपिक दिए हुए हैं, 4 पहले सेक्शन में, 4 दूसरे सेक्शन में से एक एक चुनना है आपको और एक एक पे ऐसे लिखना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला ऐसे टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। आत्म संसाधन की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। आत्म संधान का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। मतलब खुद को समझना, आत्मसंधान करना, खुद को ढूंढना, खुद को पाना, सब ये जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसको किसके ऊपर डाल दिया गया है? बाहरी चीजों पर आउटसोर्स किया जा रहा है, वो भी तकनीकी चीजों पर डाल दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर आज मुझे अगर आत्मसंधान करना है, कुछ सीखना है लाइफ में अपने को सुधारने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले यूट्यूब खोल लूंगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, ठीक है। यूट्यूब पे मुझे मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, मुझे कहानियां मिल जाएंगी, मुझे आईएएस की पढ़ाई के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। इसी बात को संकेत करते हुए कहते हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। मतलब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। मतलब इसका शब्द यहाँ जानबूझ के यूज किया गया है, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। क्या मतलब? तकनीकी रूप से जुड़े हुए जो मेथड्स हैं, तरीके हैं,
उनके द्वारा आउटसोर्स किया गया है। ठीक है। दूसरा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपकी मेरे प्रति प्रतिक्रिया मेरा संसार है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। जो आपका परसेप्शन है मेरे लिए वो क्या है, आपकी सोच को दर्शाता है, राइट। एंड माई रिएक्शन इज टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। और आपके प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया है वो मेरा संस्कार है, राइट। सो मतलब अगर आपको कोई आपकी तरफ कोई ऐसी ओपिनियन देता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो उसकी परसेप्शन जो सोच कर आया है, जो अभी तक जिस तरह वो पला बड़ा है, उसकी विचारधारा पर या धारणा पर या जिस जिस स्टीरियोटाइप नेचर में पला बड़ा है, सोच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आप रिएक्ट करते हैं उसके बदले में वो आपके संस्कार को दिखाता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर संस्कार वाला जो चीज है, संस्कार की बातें आजकल हो भी रही है काफी ज्यादा, उसके लिहाज से इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ऐसे में इवॉल्व कर सकते हैं। उसकी थर्ड ऐसे है इच्छा रहित होने का आदर्श। ओके, थर्ड ऐसे है इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक दर्शन है, जबकि भौतिकता माया है। तो मतलब कह रहे हैं यूटोपिया जो है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जो इम्पॉसिबल है, एक ऐसा स्टेट ऑफ सोसाइटी या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको पाना इम्पॉसिबल सा है। तो क्या कह रहे हैं, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक दर्शन है, जबकि भौतिकता माया है। भौतिकता क्या है, जो मटेरियलिज्म है वही लोगों को घेरे रहती है। जब भौतिकता आपके आसपास होगी, ऑब्जेक्टिविटी बराबर आपके पास होगी, तो आप इच्छा रहित कैसे हो सकते हैं। मतलब आज का जो समाज है वो इतना ज्यादा भौतिकता से भरा हुआ है, जगह जगह आपको जो हर्डल्स बने हुए हैं आपके सामने, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये जगह जगह आपको क्या दिखाते हैं, कंज्यूमरिज्म फैलाते हैं, भौतिकता से जोड़ते हैं। तो जगह जगह जब आपके लिए ये रोड़े बने हुए हैं भौतिकता के, जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बराबर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपको नया आईफोन लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको नई ड्रेस लेनी है, आपको शादी करनी है, आपको बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी, ये सब क्या है, एक्चुअली भौतिकता ही तो है। इस दुनिया से जुड़े रहने का एक माया का एक ऑरा है आपकी तरफ, तो जब बराबर आपको अट्रैक्ट करता रहता है, तो आप इच्छा रहित समाज, इच्छा रहित होने का दर्शन कैसे पा सकते हो, जो अपने आप में इन रियलिस्टिक है, यूटोपियन थॉट है। ठीक है। नेक्स्ट, सत्य की यथार्थ है, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। ये तो पुराना ऐसे है, द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। तो इस तरह के एसेज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने 4 तरीके देखिए कि किस तरह के एसेज आते हैं जो आपको सोच करके लिखने होते हैं। फैक्चुअल डेटा इसमें यूज कर भी लेंगे तो कितनी देर यूज कर पाएंगे, अगर आप ऐसे को सोच कर या अपने दिमाग में हमें डायमेंशंस क्रिएट नहीं किए हैं। सपोज आपको 1200 शब्द लिखने हैं और 1200 शब्दों में अगर आपने डायमेंशंस नहीं लिए, स्टेजेस नहीं क्रिएट करी है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसकी मेन बॉडी क्या होगी ऐसे की, उसके मेन टॉपिक्स क्या मैं कवर करूंगा या कवर करूंगी, इसके डायमेंशंस क्या है ऐसे की, ये लिखवाना क्या चाहता है हमसे, तब तक आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार एसेस को लिखना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स को पढ़ना है, मैंने कहा। सेक्शन बी में क्या है, पालना झूलने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। हैंड दैट रॉक्स और कैटल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक ट्रेजेडी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन रूप में। ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऑफकोर्स, पहले एक ट्रेजेडी और दोबारा एक फार्स के रूप में, एक प्रहसन के रूप में। ये तो फैक्चुअल फैक्ट है कि ये सभी कोई कहते हैं कि जो इतिहास हो चुका दोबारा जरूर होगा। नाउ, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती हैं। There are better practices to best practices, right? So ये हो गया हमारा 1 साल का पेपर। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन ए में है आर्थिक समृद्धि हासिल करने के बारे में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। आर्थिक समृद्धि तभी आप मान सकते हैं जब आपके आसपास वन, जो आपके फॉरेस्ट हैं, वो ही आपके एक्सेलेंस पे हो। जितना ज्यादा आपके, मतलब कहने का मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट, प्रकृति में अगर दोहन ज्यादा है, प्रकृति नष्ट हो रही है, तो और उसके बाद आपका आर्थिक समृद्धि होती है, इकोनॉमिक एक्सेलेंस आता है, तो उसका कोई मायने नहीं। ना कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। मतलब पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किसी भी अभी कवियों पे नहीं लिखना है, मतलब कवियों के एस्पेक्ट्स पे लिखना है। कोई फेमस पोएट नहीं रहा होगा उस समय, या फिर कोई बढ़िया
राइटर पोएट नहीं रहा होगा तभी ऐसे क्रिएट किया गया। तो ये भी सिचुएशनल होते हैं। तो ऐसे अगर कोई बढ़िया पोएट है, कोई बड़ा आर्किटेक्ट, बहुत बड़ा कोई आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट नहीं रहा या कोई राइटर नहीं रहा, तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं यूपीएससी जानबूझ के, ताकि आपने उसके बारे में पढ़ा हो, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा हो। नाउ इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूपमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, राइट। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। मतलब अगर आप तभी अपने अपने जो स्किल्स हैं, आपकी आपकी जो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके जो काम करने का तरीका है, जो आपने सीखा है जिंदगी में, तभी आप कर सकते हो जब आप अपने शेल से बाहर आओगे। अगर आप बराबर अपने शेल में ही रहोगे तो अपने स्किल्स को आप दिखा नहीं सकते दुनिया को। उसका मतलब ये है। सेक्शन बी में है, छप्पर मरम्मत कराने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई होती है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। और मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखते हुए अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम नहीं किया, तो बहुत जल्दी इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि 1.5 और 2 डिग्री इज थ्रेशोल्ड फॉर अस। तो इतना तो 1.1 पे ऑलरेडी हम चल रहे हैं, तो ये उसके लिए बिल्कुल सूटेबल लगता है मुझे। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। सेम सिचुएशन में आप दोबारा आपको वही चीज मिल जाएगी करने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम माहौल, सेम समय दोबारा आपके लिए नहीं होगा। मतलब जो समय आज चल रहा है तैयारी का, अगर आप मेहनत से तैयारी आज नहीं करते हैं तो दोबारा 2023 नहीं आएगा। एक बार जो निकल गया सो बीत गया, सो बात गई। तो उसके लिहाज से आपको लिखना है ये ऐसे। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। A smile is a chosen vehicle for all the ambiguities। और केवल इतिहास की आपके पास विकल्प है, जिसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। तो मैंने आपको ये दो एस्पेक्ट, मैंने आपको दो क्वेश्चन पेपर्स आपको मैंने दिखाए ऐसे के, एक शायद 22 का है, 21 का है। तो दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको दिखाया कि आप ऐसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फैक्ट उठा के लिखने हैं। जब तक आपने कम से कम मेरी समझ से 100-200 ऐसे नहीं लिखे होंगे अपनी तैयारी में, तब तक इन 1200 शब्दों को, जिसमें 2 ऐसे लिखने हैं आपको, उसमें पूरी तरीके से अपनी बात को कह पाना, उसको स्ट्रीमलाइन को करना, उसको डिजाइन करना अपने ऐसे को मुश्किल हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप आर्ट एटोरियल्स को पढ़िए और प्रयास करिए अच्छा ऐसे लिखने का, और शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। और इसके लिए मुझे एक आर्टिकल आज मिला है, उसको हम साथ में पढ़ेंगे। उस ऐसे में जाएंगे नहीं, बल्कि उसके एस्पेक्ट को समझेंगे लाइफ के एस्पेक्ट के साथ, और अपनी कनेक्टिविटी कितनी बनती है उस ऐसे से, या जो हमने आर्टिकल देखा है उससे कितनी बनती है, उसको भी हम देखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने ऐसे पे। और ये स्पीकिंग ट्री का, द स्पीकिंग ट्री का पब्लिकेशन होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसमें एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल बात कही है। और आई होप कि थोड़ा समझने वाली बात आपको समझ में आएगी। मैं इसका मतलब आपको नहीं समझाऊंगी कहाँ क्या बात हो रही है, इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली कहाँ तक हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। सो नारद मुनि वर्सेस वलिया भील की ये कहानी है। और योगी अश्विनी ऑफ ध्यान फाउंडेशन टेल्स अस हाउ अ क्लोज एनकाउंटर विद द सेलेस्टियल सेज नारद मुनि turned dacoit Valia Bhil into ऋषि वाल्मीकि who gave us the ज्ञान ऑफ रामायण। तो वाल्मीकि को तुम सब जानते हैं, ऋषि वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण को लिखा था। तो रामायण और रामचरितमानस दो अलग अलग बुक्स हैं, और रामायण को लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि थे। और इनसे पहले, मतलब वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि बनने के पहले वो एक डकैत थे जिनका नाम था वलिया भील। भील एक प्रजाति का नाम भी है, वो थे। और ऋषि बनने से पहले उनका एनकाउंटर किससे हो रहा है? नारद मुनि से, राइट। तो उसके बारे में कहानी कि वो कैसे ऋषि वाल्मीकि बनते हैं और कैसे वो जो रामायण का ज्ञान हमें देते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है। अरे सो थोड़ा सा इसको और मैं एक्सपैंड कर लेती हूँ, फिर साथ में पढ़ते हैं। ना इन द युधिष्ठिर यक्ष संवाद। तो महाभारत, ये जो रेफरेंस लिया गया है वो महाभारत से है, जिसमें कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। एक है युधिष्ठिर जो 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई या पुत्र माने, 5 पांडव थे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, राइट। और पांडु पुत्रों में सबसे बड़े। और यक्ष संवाद का मतलब, यक्ष वो होते हैं जो कुबेर के सेवक होते हैं। तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद चल रहा है, महाभारत का सीन है। When the eldest Pandav prince is asked what is truly amazing in this world,
he replies, तो उसने पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज क्या है, ट्रूली अमेजिंग क्या है? द मोस्ट अमेजिंग थिंग उन्होंने रिप्लाई किया इज दो ह्यूमंस आर मॉर्टल। उन्होंने कहा सबसे अमेजिंग बात ये है कि ह्यूमंस मॉर्टल हैं, राइट? इमॉर्टल का मतलब होता है कभी समाप्त ना होने वाले, मॉर्टल मतलब समाप्त होने वाले। एवरीबॉडी गोज अबाउट देयर लाइफ एज इफ दे आर गोइंग टू बी हियर फॉरएवर। मतलब इंसान इमॉर्टल है, लेकिन हर कोई अपने शरीर के पीछे ऐसे भाग रहा है कि जैसे वो हमेशा रहेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माया। ये एग्जाम्पल है माया का। डिल्यूजन मतलब जो कभी टिकेगा नहीं, जो गायब हो जाएगा एक दिन, जो सत्य नहीं है, असत्य है, जो एक दिन गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। एंड अ गुरु कैन हेल्प अस एक्सपीरियंस रियलिटी एंड पुल अस आउट ऑफ द वेब ऑफ माया। और एक गुरु हमको सहायता कर सकता है इस माया की रियलिटी को समझने का और साथ ही साथ इस माया से बाहर निकलने का। टू इलस्ट्रेट दिस, और इसको इलस्ट्रेट करते हुए, हियर इज स्टोरी ऑफ नारद मुनि। नारद मुनि की कहानी उन्होंने बताई और एक कहानी है इसके ऊपर एक नारद मुनि जी की। Now, once upon a time, तो एक कहानी के अंदर एक कहानी है। आप देखिए यहीं पे एक डिल्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक डिल्यूजन ही मानिए जो कहानी में भी कहानी है। Once upon a time, the celestial sage was passing by a jungle. एक जंगल से पास कर रहे थे। That area was notorious for the activities of dacoit called Valia Bhi, राइट? वो जो एरिया था वो भीलों का इलाका था। he would plunder and kill people for money। और वहां पे जो भील रहते थे वो लोगों को मार दिया करते थे धन और पैसे के लिए। The dacoit saw the sage and said to him, और जैसे ही डकैत ने सेज को देखा, मुनि को देखा, नारद मुनि को, वैसे उनसे पूछा, You should not have come here. Now I will have to kill you. तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं आपको मार दूंगा। नारद मुनि asked, Why do you have to kill me? You can take whatever you want and leave. तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो, तो मुझे क्यों मारोगे? The dacoit replied, No, if I spare your life, you will tell the king about my whereabouts and his men will come to kill me। और जैसे अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आप ये बात राजा को बताओगे, राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आएंगे, मुझे मार देंगे। The sage promised he won't, but the dacoit refused to believe him। सेज ने कहा ऐसा नहीं करूंगा, पर डकैत ने ऐसा नहीं माना। नारद मुनि was very wise. He then asked the dacoit, Who is the dearest to you? तब मुनि ने पूछा कि तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? The dacoit answered, My wife and my elder son। मेरी पत्नी और मेरा सबसे एल्डर से बड़ा पुत्र। Fine. First take me to them, then you can do what you like with me। मतलब मुझे उन तक ले चलो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो कर लेना। Said the sage. The dacoit took him। तो इसके बाद क्या होता है, जो डकैत है वो मुनि को ले जाता है अपने घर और वहां का सीन चालू होता है। नारद asked the dacoit to call his elder son। वो कहते हैं अपने बड़े पुत्र को बुलाओ। The sage then said to the son से उन्होंने पूछा, उसके पुत्र से पूछा, Your father wants to trade you for his betterment। मतलब ये जो तुम्हारा पिताजी हैं, तुम्हारे भले के लिए wants to trade you, तुम्हें बेचना चाहते हैं तुम्हारे भले के लिए। for his betterment, अपने भले के लिए। The son got scared and asked, What do you mean? आपका मतलब क्या है? The sage explained, I am a sage. Your father has come to me for spiritual uplift। ये तुम्हारा जो पिता है मेरे पास आए थे अपनी spiritual growth के लिए, और ये अपने भले के लिए तुम्हें बेचना चाहते। He has done a lot of negative karmas in his life, but he says he has done them for you to secure your life and future। उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए, उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। Now for him to go past, I need you to bear। और अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके नेगेटिव कर्मास को रोकने के लिए तुम्हें ट्रेड कर रहे हैं नेगेटिव कर्मास, एंड गिव हिम फॉर गुड कर्मास इन रिटर्न। ठीक है। Color drained from the son's face, he shouted। तो वो उनका पुत्र चिल्लाया, No, my father did what he did because it is his duty। मेरे पिता ने जो काम किया अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किया। As a father to look after me, how he did it in his problem। Why should I suffer because of his bad deeds। मैं उनके बुरे कर्मों के लिए मुझे वो ट्रेड कैसे कर सकते हैं? उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें करना ही था, वो मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। The dacoit shook his head in disbelief and said, उसके जो डकैत था उससे सरकार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अपने बेटे को छोड़िए, मेरी बीवी से बात कर लीजिए। I do so much for her। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, I have filled her cupboard with jewelry। I bring her gifts or every day। मतलब उसके मैं गिफ्ट लाता हूँ, रोज ही गिफ्ट लाता हूँ, उसकी ज्वेलरी से उसकी अलमारियां भरी हुई हैं, आप अपनी बीवी से बात कर सकते हैं। The sage then called the dacoit's wife and asked her the same question। और सेम सवाल मुनि ने
और उसकी बीवी से पूछा। द वाइफ ऑल्सो रिफ्यूज टू पार्ट विद हर कर्मा। शी सेड ही इज माई हस्बैंड, इट इज हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड फॉर मी। और उसने भी इस बात के लिए मना किया। उन्होंने कहा जो भी कुछ हुआ ये मेरे पति की जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, उसे करना ही था, इसके लिए वो मुझे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या मुझे क्यों अपने बंधनों को खत्म करने के लिए किसी को दे सकते हैं, या मुझे कैसे लगा सकते हैं लाग पे। आई डू माई ड्यूटी, आई कीप हिम हैप्पी, हाउ डज कर्मा कम इन बिटवीन। मतलब मैंने अपनी जो जिम्मेदारी करी, जो था मैंने सही किया ड्यूटी के हिसाब से, मैंने उसे खुश रखा, और कर्मा बीच में कहां से आ सकते हैं। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वाई शुड आई बी पनिश। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे क्यों पनिशमेंट मिलना चाहिए। The sage smiled and turned to the dacoit. तभी मुनि हंसते हैं और मुड़ करके डकैत की तरफ देखते हैं। Anyone else who is close to you, कोई और है जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हारा सबसे अपना है, तुम्हारे करीब है। The dacoit was silence, और जो डकैत था वो साइलेंस था। No गुरुजी, these people are the closest to me, सबसे करीब थे मेरे। He then had the darshan of reality, तब उन्हें जो रियलिटी सच्चाई का दर्शन समझ में आता है। It dawned on him that he alone had to bear the consequences of his actions. No one else was willing to walk with him. इसका मतलब ये है कि जिंदगी में जो भी आप करते हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, उसका कॉन्सिक्वेंस, जो उसके नेगेटिव पॉजिटिव आपको स्वयं झेलने होते हैं, कोई और नहीं झेलेगा। He fell at Narad Muni's feet, seeking to be in his sharan. उनके चरणों पे गिर गए, उनकी शरण मांगी। Refuge, the dacoit Valya Bhil went on to become ऋषि वाल्मीकि, उसके बाद ऋषि वाल्मीकि बने। Who gave us the ज्ञान of रामायण। It is good to provide for your family. अच्छा है कि आप अपने परिवार की सहायता करें, आप उनको वो सारी चीजें दें जो उनको जरूरत है। बट देन इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ वंस इन अ व्हाइल, टिल व्हेन विल दैट फैमिली, हाउस और कार बी विद यू। लेकिन आपको ये भी पूछना पड़ेगा सवाल कि कब तक ये परिवार, ये पैसा, ये धन संपत्ति जो आप कर रहे हैं, कब तक आपका साथ देगी। All the rules that we bend, the lies that we tell to amass wealth to keep our dear ones happy may backfire one day, and then no one will be there to share our troubles. और ऐसा होगा जैसे कि उसके पुत्र और उसकी बीवी ने बैकफायर किया, उसकी सहायता करने नहीं आया, उसी तरीके से आप भी एक दिन अकेले रह जाएंगे जब आपके आसपास जो अपने हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे। Now improving one's karma while there is time is perhaps a better idea. We could earn but also give to needy, eat and find the hungry. लेकिन इसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि उन लोगों को हम सहायता करें जिनकी इसकी जरूरत है, जो वाकई में भूखे हैं, जिनको वाकई में एक जून की रोटी नहीं मिलती। अगर हम उनके लिए सहायता करें तो हमें फिर इस झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, हम किसी की सहायता कर रहे होंगे। Enjoy but also remember that this is all temporary and keep our eyes fixed on reality, that what is शाश्वत इटर्नल। और अगर ऐसा हम करते हैं तो जो भी हम कर रहे हैं वो हमेशा शाश्वत, मतलब हमेशा रहेगा, इटर्नल रहेगा, चाहे जिंदगी रहे या ना रहे। तो ये था एक आउटकम इस आर्टिकल रीडिंग का, जहां पे हमने ये समझा कि जो भी लाइफ में हम एक्शंस लेते हैं, अपने जो हमें लगता है कि वो हम अपने आसपास के लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, कि हमको एक बेटर लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमको हमेशा रिकलेक्ट करना चाहिए, रीअसेस करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे एक्ट्स हैं, क्या वो किसी को नुकसान, क्या वो किसी का बुरा करके अपना भला तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी मैं कर रहा हूं उसका आउटपुट जब आएगा तो मेरे आसपास कौन खड़ा होगा। तो हमें अपने बारे में या खुद को सेल्फ रीअसेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट हमेशा करते रहना चाहिए कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके साथ ही रहेंगे, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आपको ही झेलने होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं किसी मैं उसके लिए कर रहा हूँ, फलाने के लिए कर रहा हूँ, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस एसेंस के साथ जो मैंने आपको डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे राइटिंग के क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे ही आर्टिकल, कोई बढ़िया आर्टिकल आप जो भी लगता हो किसी न्यूज़पेपर का, आप उसको उठाएं, डिटेल में पढ़ें, उसके एस्पेक्ट्स को पढ़ें। तो अगर आप देखेंगे इस कहानी के साथ ही आप शुरू के तीन एसेज के बेसिक रेफरेंस को समझ के काफी कुछ लिख सकते हैं, जिसमें फैक्ट तो कुछ नहीं है, कोई नंबर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपनी बात आप कह पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल से हम ये सीख रहे हैं कि क्यों इसी तरीके से कोई कहानी, इसी तरीके से कोई एस्पेक्ट जो आप लिखना चाहते हो उसको वर्ड्स में अच्छी तरह डिजाइन करके आप एक बढ़िया ऐसे लिख सकते हो और ये नंबर फेच कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप आइटोरियल पढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डायमेंशन चाहिए, कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसे 1-to-1 डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ऐसे राइटिंग डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप और अपना सपोर्ट बना के रखिए। मिलेंगे अगले डिस्कशन में बहुत जल्द, तब तक तैयारी करते रहिए।